हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्यालय शिक्षण, जिसका कि प्रयोग हम बीएड के द्वितीय साल मतलब सेकेंड ईयर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। ये एक प्रैक्टिकल रहता है बेसिकली कि हम किसी विद्यालय में जाके पढ़ाते हैं और वहाँ से हमें ट्रेनिंग मिलती है। जो इनिशियली हम टीचर बनने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक स्कूल में जाके हमारी कम से कम 2 हफ्ते की एक ट्रेनिंग होती है। तो विद्यालय शिक्षण उसी के अंतर्गत में आता है। उसमें बहुत सारी एक्टिविटी हमसे कराई जाती है, जिसमें कि एक ये प्रशिक्षण पाठ योजना भी होती है कि हमें कोई विषय की पाठ योजना किस तरह से तैयार करनी चाहिए और हम किस तरह से बच्चों को अपना पढ़ाने के तरीक़ों को इंटरेक्टिव बना सके, मतलब उन्हें आकर्षक लगे। उन्हें जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जम्भाइयाँ लेने लग जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हटाने के लिए कि शिक्षक का पाठ योजना किस तरह से तैयार हो ताकि बच्चों को भी उसमें पढ़ने में भी आनंद आए और शिक्षक को क्लास में जाने के बाद उसे किस तरह से बिहेव करना है, क्या क्या उसे ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी इस्तेमाल करते हों उस पर क्या क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले। इन चीज़ों को हम विद्यालय शिक्षण में देखेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट अपना करते हैं कि ये स्कूल टीचिंग का है बेसिकली लेसन प्लान। इस तरह का हमें पाठ योजना तैयार करनी होती है। एक सैम्पल है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी हमारे पास होता है उसमें दिनांक लिखते हैं। कॉर्नर पे दिनांक लिखेंगे। फिर जैसे छात्र अध्यापक का नाम है या छात्रा अध्यापिका है, जैसे कि कोई भी कर रहा हो वो स्वयं अपना नाम लिखेगा। फिर विषय की एंट्री करनी होती, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। सपोज़ करो जैसे कि गणित है तो गणित लिखेगा उसे, या फिर गणित यानी मैथ, या फिर उसे साइंस पढ़ाना है तो विज्ञान लिखेगा। फिर उसी के अंदर उपविषय आ जाता है। उपविषय में जैसे हम मैथ में बात करते हैं, मैथ में काफ़ी सारे होते हैं जैसे कि अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, एरिथमेटिक और टिक्नोमेट्री, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उपविषय में आएगा। उपविषय में उसकी एंट्री करनी होती है। अब प्रकरण क्या होता है? प्रकरण बेसिकली उस टॉपिक का नाम होता है जो हम पढ़ाते हैं। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको प्रकरण की एंट्री नहीं करनी है। अगर क्यों नहीं करनी बेसिकली आपको प्रकरण की एंट्री? अगर आप प्रकरण की एंट्री कर देंगे तो आप अपने छात्रों को पहले से ही बता देंगे कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप प्रकरण की एंट्री नहीं करेंगे। उससे पहले आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे कि अगर हम अभी आगे नेक्स्ट में देखेंगे कि हम किस तरह के क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों से। फिर हमें वादन लिखना होता है। वादन मतलब कि कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा घंटा चल रहा है। फिर अनुक्रमांक वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्लास में तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारे बच्चे होंगे तो किस किस का अनुक्रमांक लिखेंगे। बट ये अनुक्रमांक हमारा खुद का होता है जो कि हमें प्रोवाइड होता है कॉलेज वालों की तरफ से, जिसके थ्रू हम अपने यहाँ पे मतलब दूसरी जगह पे विद्यालय शिक्षण करने आए हैं। फिर कक्षा का नाम होता है जिस कक्षा के लिए हम पढ़ा रहे हैं। अवधि होती है कि कितने मिनट हमें करना है। ये अवधि 40 मिनट से ऊपर होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड है वो 40 मिनट है। फिर हमें विद्यालय का नाम देना होता है जहाँ पर हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। क्योंकि इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में शिक्षण कार्य, तो हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होता है। तो सामान्य उद्देश्य में ऐसा उद्देश्य कि जैसे कि अगर मैं बात करूं मैथ का, तो हम लिखेंगे कि स्टूडेंट में
गणित विषय का ज्ञान कराना के छात्रों को गणित विषय का ज्ञान कराना, मतलब गणित विषय को उसको ज्ञान कराना होता है, प्लस उनमें इनका गणित के लिए या मैथ के लिए इंटरेस्ट एक उत्पन्न करना छात्रों में, और छात्रों में क्या करना, गणना, तर्क शक्ति, तर्क चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास करना। और ये भी कह सकते हैं कि हमारा सामान्य उद्देश्यों में ये भी लिख सकते हैं, छात्रों में कार्य करने की योग्यता का विकास करना। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बनाते रहना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, कि हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या हो सकते हैं। लेट सपोज, मतलब सपोज करो आप मान लीजिए कि मेरे प्रकरण का नाम है व्रत पढ़ाना है मुझे, सर्किल। तो मैं क्या करूँगा कि छात्रों को व्रत का ज्ञान दूंगा, अगर विशिष्ट उद्देश्यों में करें, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य का प्रकरण से मतलब होता है। प्रकरण मतलब जो भी हमने ऊपर देखा भी, टॉपिक, प्रकरण, उससे सीधा सीधा मतलब होता है विशिष्ट उद्देश्य, कि स्पेसिफिक टू द टॉपिक, मतलब टॉपिक के प्रति हमें बताना है कि विशिष्ट उद्देश्य में क्या करना है। तो हमें छात्रों को व्रत का ज्ञान देना है और छात्रों को व्रत की व्याख्या कर सकें, ताकि छात्र और छात्रों द्वारा व्रत का व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो सके, कि हम आखिर व्रत का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है, उसका हमें ज्ञान देना छात्रों को। अब हम सहायक सामग्री कहते हैं, जब हम ऑब्वियस ही बात है कि मटेरियल क्या क्या यूज़ करेंगे। जब हम ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो अगर हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो हमें चॉक चाहिए, डस्टर चाहिए, एक पॉइंटर एक छड़ीनुमा आकृति होती है, नुकीली आकृति की, जिससे हम दूर से खड़े होके किसी भी चीज़ को अंकित कर सकते हैं कि हाँ ये देखो, ये मतलब जब हम बेसिकली चार्ट का प्रयोग करते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास चार्ट है तो हम चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सहायक सामग्री में अगर हम वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें डस्टर चाहिए, हमें मार्कर चाहिए, हमें चार्ट भी चाहिए होगा। ये सारी चीज़ों का हम सहायक सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, छात्रों के पूर्व ज्ञान, मतलब उन्हें व्रत के बारे में पहले से पता है कुछ या नहीं पता है, इसके बारे में लिखना है। अगर उन्हें पता है व्रत के बारे में तो हम सिंपल इसमें ये लिख देंगे कि छात्र सर्किल या व्रत के बारे में सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे जो शुरू में स्टार्ट होते हैं प्रस्तावना प्रश्न किन्हें कहते हैं, जब हम बच्चों से इंटरेक्ट करना चालू करेंगे। इनिशियली जब बच्चों को क्लास में जाएंगे तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस भी ऐसे ना हो कि हाँ हम सीधे ये पूछें कि व्रत की त्रिज्या क्या होती है या सर्किल की रेडियस क्या होती है। ये डायरेक्ट अगर पूछ लेंगे तो कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा और क्लास इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर जब आप क्लास में जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी मायने रखती है कि आपका बिहेवियर क्या है, आपका फर्स्ट लुक क्या कहता है। मतलब बच्चे जैसे ही आपको देखते हैं तो आपको खड़े होने का तरीका, इन सारी चीज़ों का बच्चों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप अपने खड़े होने का तरीका भी सही रखें। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी की। अब मैं वही बता रहा था कि अगर सर्किल की डायरेक्ट हम पूछ लेते हैं रेडियस क्या है तो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हम शुरुआत कहाँ से करें, तो हम यहाँ पे कुछ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों बताओ कि आप दिन में प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो बच्चे सभी कहेंगे कि हाँ, बच्चों की या विद्यार्थी की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, स्टूडेंट, कि हम सूर्य से प्रकाश दिन में प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि अच्छा चलो बच्चों और बताओ, और तुम्हें जो
सूर्य के अतिरिक्त और तुम्हें किसी और से कोई प्रकाश प्राप्त होता है क्या? तो बच्चे फिर सोचेंगे, बच्चे फिर बताएंगे कि हाँ सर, हमें जो लाइट होती है, बिजली बल्ब होता है, उससे भी हमें प्राप्त होता है। इस तरह से ये प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। मतलब प्रस्तावना प्रश्न इस तरह के होते हैं कि जब हम बच्चे उत्तर देते हैं उसी से नया प्रश्न निकलता है। जैसे यहाँ से किससे प्रकाश मिलता है दिन में? सूर्य से। फिर हमने पूछा अच्छा सूर्य के अलावा किससे प्रकाश मिलता है? तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर होते हैं, जिसे हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और सॉरी, यहाँ पे ना उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य एवं कथन। तो उद्देश्य हमारा जब पूर्ण हो जाता है तो हम ये लिख देते हैं कि बच्चों, आज हम व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य होता है जब हम क्लास में जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ गणित की पाठ्य योजना किस तरह से तैयार होती है, देखिए आप दिनांक लिखा है, फिर विद्यालय का नाम लिखा है, पाठ संख्या भी लिख सकते हैं, कालांश द्वितीय, क्लास 9th है, वर्ग बी मतलब 9B है, अवधि 35 मिनट लिखी हुई है। जबकि स्टैंडर्ड इसमें आप 40 से ऊपर, मानिए 40 से ऊपर लिखेंगे हम हमेशा। तो शिक्षण बिंदु 1 है। फिर शिक्षक पहले पूछता है, मतलब उसने सहायक सामग्री में एक चार्ट ले रखा है। चार्ट पे उसने एक इस तरह से चकोर, जो कि मैंने इसमें विधि प्रविधि सहायक सामग्री में देखिए आप, ये आयत ये बॉक्स बना रखा है। तो टीचर ने सबसे पहले पूछा यह किसकी आकृति है? तो छात्र ने क्रिया की, छात्र ने जवाब दिया कि सर ये आयत की है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जवाब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। फिर उसने कहा यह आकृति किसकी है? दूसरी आकृति के बारे में पूछा। तो बच्चों ने कहा सर ये वर्ग की आकृति है। अब फिर से टीचर ने प्रश्न करा कि आयत की लंबाई कौन सी हो, आयत की लंबाई कौन सी है? लंबाई मतलब बच्चों ने फिर जवाब दिया बड़ी भुजा लंबाई होगी। इस तरह से आयत की चौड़ाई कौन सी है? छोटी भुजा आयत की चौड़ाई होती है। फिर टीचर ने क्वेश्चन किया वर्ग क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आंसर टीचर के बीच में और बच्चों के बीच में चलता रहा। फिर प्रश्न उत्तर करे कि खेत की लंबाई कितनी है? 50 है, क्योंकि ऊपर उन्होंने जो क्वेश्चन किया था टीचर ने, एक खेत की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा? इस तरह से टीचर ने क्वेश्चन करे और बच्चों ने उन्हीं के आंसर करे हैं टीचर को। इस तरह से कि टीचर ने पूछा उनसे कि परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर बच्चों ने आंसर किया है चारों भुजाओं को जोड़कर। इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन आंसर के तहत ये किया है। अब शिक्षण बिंदु जैसे इन्होंने लिखा कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, प्रश्न का विश्लेषण करना। इस तरह से हम छात्र प्रतिक्रिया के तहत अपना प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस तैयार करते हैं। और लास्ट में ये एक आप देखेंगे, ये मूल्यांकन, कि बच्चों को मूल्यांकन करना होता है, मतलब उनका इवैल्यूएशन करना होता है कि क्या हमने सब जो पढ़ाया वो बच्चों के समझ में आया है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, होमवर्क में एक प्रश्न दे देंगे जो लास्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है कि एक खेत की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है खेत में 15 मीटर लंबी तथा 4 मीटर चौड़ी कितनी क्यारियाँ बनेंगी। इस तरह का हम गृह कार्य बच्चों को दे देते हैं ताकि बच्चे भी समझ पाएँ कि हाँ, कि मेरे कुछ समझ में आया नहीं। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में वो टीचर से डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह से ये पाठ्य योजना तैयार हो जाती है। और इसमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना होता है। जब आप क्लास में एंट्री करते हैं तो आपकी मतलब जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी देखी जाती है, बच्चे उससे कितना प्रभावित होते हैं।
प्लस जो आपके ब्लैक बोर्ड पे खड़े होने का तरीका है वो बच्चों को आप पीठ ना दिखाएं, आप 45 डिग्री पे खड़े हों, अर्थात आप थोड़े तिरछे खड़े हों, ताकि आप समय समय पर बच्चों को आसानी से देख भी पाएँ और अपना ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड है आप उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएँ। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो डस्टर है, डस्टर को आप हॉरिजॉन्टल ना चलाकर उसे वर्टिकली चलाएं, मतलब इसे सीधे सिंपल प्लेन हाथ से ना चलाकर आप उसे वर्टिकली चलाएंगे। उससे क्या होता है कि जो भी डस्ट होती है वो सीधे नीचे की ओर गिरती है अगर वर्टिकली चलाते हैं वो, और मतलब ऊर्ध्वाधर अगर चलाएंगे तो सीधे नीचे गिरेगी डस्ट, अगर क्षैतिज चलाएंगे क्षैतिज दिशा में सीधी सीधी दिशा में तो एक दूसरे के ऊपर गिरने अपने ऊपर गिरने के चांस है और ये उड़ के सीधे दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो इन चीज़ों का हमें अपनी पाठ योजना में ध्यान रखना होता है। ओके, तो आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड कि मुझे लेसन प्लान में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।